हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो देखो, हम इससे पहले जो मॉर्फोलॉजी डिस्कस कर रहे थे, बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी का मेंस के हम मैराथन सेशंस कंडक्ट कर रहे थे। इससे पहले हम जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट डिस्कस कर चुके थे आपके साथ। ओके, अभी हमारा पॉइंट क्या है कि क्लाइमेटोलॉजी हम जो सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी से देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इफ़ यू सी इट कि भाई देखो, क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ, व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ द क्लाउड बस्ट। पहले मैं कुछ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। 2024 में आया, ट्विस्टर्स, व्हाट आर द मेजोरिटी ऑफ ट्विस्टर्स, व्हाई आर द मेजोरिटी ऑफ ट्विस्टर्स ऑब्जर्व्ड इन द रीजन ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको। सेकंड क्वेश्चन 2024 में ही। उसके बाद 2023 में क्वेश्चन आया है, व्हाई साउथ वेस्ट मानसून इज कॉल्ड पुरवैया इन भोजपुर रीजन, हाउ हैज दिस डायरेक्शनल शिफ्ट ऑफ द विंड सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड द कल्चरल। तो साउथ वेस्ट मानसून के अंदर इसको पुरवैया क्यों बोलते हैं, ईस्टर्लीज को, क्योंकि वहाँ पे ईस्टर्लीज होते हैं ये। और ये जो डायरेक्शनल सीजनल शिफ्ट होता है, इसने वहाँ के कल्चरल इथोस को कैसे इन्फ्लुएंस किया है बेसिकली। ठीक है। डिस्कस द मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्निंग्स फॉर साइक्लोन प्रोन एरियाज गिवन बाय आईएमडी। तो आईएमडी ने जो भी कलर कोडेड वार्निंग दे रखे हैं साइक्लोन प्रोन रीजन्स के लिए, 2022 में क्वेश्चन आया है साइक्लोन्स पे। ओके, उसके बाद ट्रोपोस्फियर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर। तो ट्रोपोस्फियर के बारे में बताना है, यहाँ पर 2022 में क्वेश्चन आया। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे कि मॉनसून टाइप के क्लाइमेट की किस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बेसिकली। ओके, दैट सक्सीडेड इन फीडिंग मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। 2017 के अंदर मॉनसून, वर्ल्ड क्लाइमेट और एग्रीकल्चर तीनों को ही लिंक करके क्वेश्चन बनाया गया है। उसके बाद क्रायोस्फीयर पे और ग्लोबल क्लाइमेट पे, कि ग्लोबल क्लाइमेट कैसे इफेक्ट कर रहा है क्रायोस्फीयर को। दो क्वेश्चन आ गए हैं 2017 के अंदर यहाँ से। ठीक है। उसके बाद एयर मास का कंसेप्ट क्या होता है, और हाउ, और एक्सप्लेन इट्स रोल इन द मैक्रो क्लाइमेट ऑफ पर्टिकुलर रीजन। किसी भी रीजन के क्लाइमेटिक के अंदर किस टाइप से चेंजेस होते हैं एयर मासेस की वजह से। 16 के अंदर क्वेश्चन आ गया, डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है। हाउ फार डू यू एग्री विद द बिहेवियर ऑफ इंडियन मानसून दैट आर चेंजिंग ड्यू टू ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप। देखो, ऑब्वियस सी बात है, ये क्वेश्चन के अंदर भी मॉनसून को और लैंडस्केप्स को लिंक करके क्वेश्चन पूछा गया कि कितनी हद तक लैंडस्केप चेंजेस की वजह से मॉनसून का पैटर्न और बिहेवियर चेंज हो रहा है। इस पे डिस्कस करना, 2015 के अंदर क्वेश्चन आया है। एल नीनो का इफेक्ट इंडियन ओके क्लाइमेट, और इसको लिंक करके पूछा, मोस्ट ऑफ द अनयूजुअल क्लाइमेटिक हैपनिंग्स आर एक्सप्लेन ड्यू टू दी एल नीनो। एल नीनो देखो, चाहे वो मानसून का इम्पैक्ट हो, चाहे हीट वेव से ड्राउट है, उसको हम एल नीनो फिनोमिना से एक्सप्लेन कर देते हैं। नॉट इन ऑल ईयर्स, लेकिन कुछ साल ऐसे होते हैं जिसमें आप एल नीनो का यूज करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है। 2014 के अंदर क्वेश्चन आया। तो मैं ये क्वेश्चन इसलिए रीड कर रहा हूँ ताकि आप इन क्वेश्चंस के बेसिस पे अपना स्ट्रेटेजी डिफाइन कर पाओ, क्योंकि 10 से 15 दिन बचे हैं एग्जाम के। तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, चाहे ट्विस्टर का, क्लाउड बस्ट का, ट्रोपोस्फियर है, क्लाइमेट, ग्लोबल क्लाइमेट, क्रायोस्फियर, ये सारे जो पॉइंट्स हैं। ओके। उसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लार्जली कन्फाइंड टू द साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल एंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको, व्हाई। ओके, तीन चार रीजंस दे दिए, उसके उसके वहीं तक क्यों कन्फाइन है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है, ये पॉइंट है कि यहाँ पे। सो चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली कि मोस्ट ऑफ द अनयूजुअल क्लाइमेटिक हैपनिंग्स आर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एल नीनो। तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये रिपीट नहीं हुआ, ये क्वेश्चन यहाँ पे डालने में रिपीट हो गया। ठीक है। सो इस टाइप से आप देख सकते हो कि जो क्लाइमेटोलॉजी है वहाँ से डिफिकल्ट से इजी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और आपको इस सेक्शन को आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पीवाई बताए हैं, तो अभी रिसेंटली जो भी इवेंट्स में, चाहे वो एलिनो का इवेंट हो, चाहे वो बेसिकली ड्राउट्स हैं, इसके इर्द गिर्द आपका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर भी। तो चलिए हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपका फास्ट फॉरवर्ड मोड में सारे पॉइंट्स आपको याद हो जाए। सबसे पहले अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में बिल्कुल बेसिक से हम डिस्कस करेंगे, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में। ओके, देखो, जो अर्थ का जो कंपोजिशन एटमॉस्फेयर का वो स्टैटिक नहीं है। वो चेंज होता रहता है टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जैसा आपको पता, दो मेन गैसेस हैं, 99% है वो इन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस के ही मिलने से बना है। ओके, जो बाकी गैसेस हैं उनको ट्रेस गैसेस बोलते हैं, जिसमें आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम एटसेट्रा ये सब आते हैं। ओके, दे फॉर्म द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर।
they form the remaining part of the atmosphere. Okay. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक बार एटमॉस्फेयर का ब्रीफ में आप स्ट्रक्चर देख लो. सबसे पहले जो बॉटम मोस्ट लेयर है जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर. उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर. ट्रोपोस्फियर 10 से 12 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड करता है. स्ट्रेटोस्फियर आपका 35 से 40 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड करता है. उसके बाद आता है मीजोस्फियर. ओके, 70 और 80 किलोमीटर के आसपास इसकी जो हाइट होती है. उसके बाद अपर मोस्ट और आउटर मोस्ट जो लेयर है दैट इज द थर्मोस्फियर. सबसे पहले ट्रोपोस्फियर है जहां पर ऑल काइंड ऑफ एयर जो भी है वो सारी आपकी ट्रोपोस्फियर तक ही आपकी ट्रैप्ड है. ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को जो सेपरेट करने वाली लेयर है उसको बोलते हैं ट्रोपोपोस. ट्रोपोपोस बोलते हैं इसको. ट्रोपोपोस के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है. ये जो हमने यहाँ पर आप ग्रेडियंट दिखा रखा है, इट इज नॉट नथिंग बट द टेम्परेचर ग्रेडियंट. कि भाई ट्रोपोस्फियर के अंदर जैसे आप ग्राउंड से 10 से 12 किलोमीटर ट्रोपोपोज तक जाते हो तो आपका जो टेम्परेचर है दैट विल डिक्रीज. और जब आप ट्रोपोपोज से फर्दर स्ट्रेटोस्फियर के अंदर हाइट्स पे मूव करते हो तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी ओजोन गैस है और ओजोन गैस के अंदर यहाँ पर क्या होती है, सनलाइट के साथ रिएक्शन हो रही होती है. तो ऑब्वियसली हाइट्स पे ज़्यादा रिएक्शन होगी सनलाइट के साथ बॉटम के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से ओजोन ब्रेक करती है. और जहाँ पर हाई ज़्यादा रिएक्शन होगी वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा. तो मेन कारण ये है कि भाई टेम्परेचर ओजोन लेयर के अंदर आपका इंक्रीज करता है स्ट्रेटोस्फियर में. ओके, टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा होता है बेसिकली. जब टेम्परेचर सरफेस से आप हाइट पे जाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, विच इज नॉर्मल थिंग. लेकिन जब अचानक से यहाँ पर आप देखोगे ट्रोपोपोज के अंदर तो टेम्परेचर इन्वर्जन होगा. ओके, टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा हाइट के साथ. ओके, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर इन्वर्जन. और जो भी टेम्परेचर इन्वर्जन का टाइप है वो हम इसी वीडियो के अंदर आगे देखेंगे, इसी बेसिकली क्लाइमेटोलॉजी सीरीज के अंदर आगे देखेंगे. मीजोस्फीयर उसके बाद आता है. स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर 70 से 80 किलोमीटर की हाइट तक जाएगा. मीजोस्फीयर के अंदर जो टेम्परेचर है दैट विल डिक्रीज. अगर आप मीजोस्फीयर के अंदर देखोगे तो टेम्परेचर विल डिक्रीज. ओके, उसके बाद आएगा मीजोपोज आपका यही कोई 75-80 किलोमीटर की हाइट पे. मीजोपोज के ऊपर आएगा थर्मोस्फीयर. थर्मोस्फीयर में आपका फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा थर्मोस्फीयर. और थर्मोस्फीयर के ऊपर जो आता है आपका एक्सोस्फीयर, जहाँ पे सैटेलाइट एक्सेट्रा हम रखते हैं. ओके, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है, आपको याद रखना जो कि. उसके बाद एक बार हम ब्रीफ दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि भाई ट्रोपोस्फियर जो हमने सबसे पहले किया 0 to 13 किलोमीटर की हाइट तक का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा. 75% ऑफ एटमॉस्फेयर का मास होता है इसके अंदर. जितने भी एटमॉस्फेयर और क्लाइमेटिक फिनोमेनाज होते हैं वो सारे ट्रोपोस्फियर के अंदर होते हैं. क्लाउड हो, प्रेसिपिटेशन हो, विंड हो, सारे ट्रोपोस्फियर में. उसके बाद जो लेयर आती है दैट इज द स्ट्रेटोस्फियर, जो 13 से 50 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड करती है. इसके अंदर जैसे आप हाइट पे जाओगे टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा. यहाँ पे ओजोन लेयर है बेसिकली, इसके अंदर ओजोन गैस है जो कि हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है. आइडियल बेसिकली स्टेबल एयर कंडीशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, इसीलिए एयरप्लेन्स जो होते हैं आपके स्ट्रेटोस्फियर वाली लेयर के अंदर फ्लाई करते हैं. देखो क्लाउड का फॉर्मेशन भी हम आगे पढ़ेंगे. तो सीरस जो क्लाउड्स होते हैं दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फियर. उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर के बाद लेयर आते हैं मीजोस्फियर, जो कि आपकी 50 to 85 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड करती है. डिक्रीजिंग टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं होगा आपका मीजोस्फियर के अंदर. ओके, जो भी मीटियोर्स आपके आउटर एटमोस्फियर आउटर बेसिकली आउटसाइड ऑफ द अर्थ से आते हैं, जो भी पॉइंट जो मीटियोर्स हैं, मोस्ट ऑफ द मीटियोर्स बर्न हियर. ओके, पोलर मीजोस्फेरिक नोक्टिल्यूशन क्लाउड्स फॉर्म हियर ड्यू टू द एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन होती है बेसिकली मीजोस्फीयर के अंदर. और नोक्टिल्यूशन क्लाउड्स यहाँ पर बनते हैं, आप तो नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को. उसके बाद जो पॉइंट आता है दैट इज थर्मोस्फियर. थर्मोस्फियर की हाइट 600 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है. ओके, इसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. यहाँ पर बहुत हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और एक्स रेज का एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है यहाँ पर इस पर्टिकुलर थर्मोस्फियर वाली लेयर के अंदर. ओके, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और जितने भी सैटेलाइट अर्थ को ऑर्बिट कर रहे होते हैं वो मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स यहाँ पे आपके थर्मोस्फेयर वाली लेयर के अंदर ही रखे जाते हैं. ओके, थर्मोस्फेयर वाली लेयर के अंदर रखे जाते हैं. जो थर्मोस्फेयर वाली लेयर है इसको हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. थर्मोस्फेयर वाली लेयर को आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर. आयनोस्फेयर हम बोलते हैं जनरली 80 to 400 किलोमीटर के आसपास, यहाँ पर आयनोस्फेयर बोलते हैं. यहाँ पर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स और आयंस होते हैं बेसिकली आयनोस्फेयर के अंदर. ओके, यही कारण है कि आयनोस्फीयर के अंदर से ही आपकी मोस्ट ऑफ द रेडियो वेव्स जो होती हैं कम्युनिकेशन के अंदर जो यूज होती हैं दे गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ आयनोस्फीयर के पार्टिकल से ही. आयनोस्फीयर के जो ऊपर आता है दैट इज द एक्सोस्फीयर दैट एक्सटेंड्स टिल 400 फ्रॉम 400 प्लस किलोमीटर टू 600. यहाँ पे टेम्परेचर अगेन ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा.
बहुत स्पार्स और थिन एटमोस्फियर होता है यहाँ पे। ट्रांजिशन जोन आउटर स्फीयर, ओके, आउटर स्पेस में यू आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम द एक्सोस्फीयर। सो ये हमने बेसिक लेयर्स आपकी देखी है यहाँ पर। इन लेयर्स को आप याद रखोगे कि बेसिक पॉइंट अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं। अर्थ के एटमोस्फियर की हमने बात की, क्या क्या सर्विस देता है। देखो लाइफ सपोर्ट, जितनी भी गैसेस है यहाँ पर है, वाटर वाटर साइकिल, रेनफॉल एक्सेट्रा, सारा हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। टेम्परेचर के मॉडरेशन, चाहे ग्रीन हाउसेज हो, बेसिकली ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्रिएट करना हो, या फिर हमें एक्सट्रीम टेम्परेचर से प्रिवेंट करना हो। एटमोसफियर अर्थ की यूनिक नेस को रिप्रेजेंट करता है, अर्थ का एटमोसफियर, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो पाई है। सो बस एक ब्रीफ के अंदर इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, मेंस पॉइंट से मेंस में नहीं आएगा अर्थ के एटमोसफियर की इंपॉर्टेंस और सर्विसेज, जस्ट आप याद रख लीजिएगा। ट्रोपोस्फियर, ये हम बता चुके हैं सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस बाउंड्री लेयर क्या है। एक यहाँ पर ये पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि जो ट्रोपोपोज है, दैट एक्ट्स एज ए नेचुरल लीड दैट रेस्ट्रिक्ट्स द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर मास। देखो यहाँ पर जैसे ट्रोपोपोज है, ट्रोपोपोज पहली बात तो स्ट्रेट नहीं होता, ये एक स्लांटिंग हाइट पे आपको देखने को मिलता है ट्रोपोपोज, ओके, स्लांटिंग दिस थिंग होती है यहाँ पे, ओके। ये जो हाइट हाई होती है बेसिकली ये आपकी इक्वेटर के पास होती है, और जो ये हाइट ग्रेजुअली डिक्रीज करती है टुवर्ड्स द पोलर एरिया, ग्रेजुअली आपकी हाइट डिक्रीज करती है। क्यों हाइट यहाँ पर ज्यादा होती है? क्योंकि कॉन्टिन्यूसली कन्वेक्शन हो रहा होता है, और कन्वेक्शन की वजह से जो ये लिड होती है ट्रोपोपोज की, दिस कन्वेक्शनल मूवमेंट्स pushes it further upwards, so that's why यहाँ पर जो हाइट है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है पोल्स के कंपैरिजन में, ओके। सो बस आपको एक ब्रीफ याद रखना है यहाँ पे। मोस्ट वेदर फिनोमिनास होते हैं वो इसी पर्टिकुलर रेयर के अंदर आपके कंसंट्रेटेड होते हैं, चाहे क्लाउड फॉर्मेशन हो, रेनफॉल हो, टर्बुलेंसेस और स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स हो, सभी एटमॉस्फेरिक फिनोमिनास आर फाउंड टू अकर इन दिस लेयर ओनली। उसके बाद आते हैं कि इन्फ्लुएंस ऑन वाटर वेपर डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर्स आर कंसंट्रेटेड बिलो द ट्रोपोपोज, ये हमें बताइए। This creates a cold trap that limits the transfer of water vapors into the stratosphere, keeping the upper atmosphere dry. Just nothing special, जो मैंने अभी आपको बताया, all the events, चाहे वो देखो कन्वेक्शन करंट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बट दे जस्ट डोंट क्रॉस दिस ट्रोपोपोज, ओके, यहाँ से डिस्पर्सल चालू हो जाता है। सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि दिस इज कॉल्ड द कोल्ड ट्रैप आल्सो, बिकॉज this tropopause prevents the water vapors from escaping towards the stratosphere, ओके। दिस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस क्या है इसका वेदर फिनोमिनास पे? जितना भी कन्वेक्शन और वर्टिकल एयर मूवमेंट्स है दैट इज मोस्टली लिमिटेड टू द ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोपोज, एंड द ट्रोपोपोज कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म, मॉनसूनल रेनफॉल एक्सेट्रा, ओके। सो यहाँ पर आपने देख लिया कि जो ये लेयर है ट्रोपोपोज, बेसिकली क्या सिग्निफिकेंस है, ओके। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे अफेक्ट करती है, वेदर फिनोमिनास को ट्रोपोपोज कैसे अफेक्ट करती है, ये सब देख लिया। अभी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है पोलर स्ट्रेटोस्फीयर क्लाउड और ओजोन डिप्लीशन में इसका क्या रोल है। देखो पोलर स्ट्रेटोस्फीरिक जो क्लाउड्स होते हैं ये एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स पे बनते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। टेम्परेचर बहुत कम कहाँ पर होगा? एक तो हाइट ज्यादा होनी चाहिए और लैटिट्यूड्स आपके हायर होने चाहिए। तो जहाँ पर ये दोनों कंडीशन मीट करती हैं, 15 से 25 किलोमीटर की हाइट के बीच में आपके पोलर स्ट्रेटोस्फीयर क्लाउड बनते हैं। जनरली पोलर स्ट्रेटोस्फीयर क्लाउड की जो लोकेशन होती है दैट इज इन द स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। दीज क्लाउड्स आर वेरी क्रूशियल फॉर सीजनल डिप्लीशन। तो इन्हीं क्लाउड्स की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, क्योंकि अंटार्कटिक और आर्कटिक के रीजन में बहुत ज़्यादा बनते हैं। वहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होना चाहिए फॉर्मेशन के लिए। सो जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं दे फैसिलिटेट द केमिकल रिएक्शन दैट कन्वर्ट्स द स्टेबल क्लोरीन कंपोनेंट्स इनटू द रिएक्टिव फॉर्म। सो जैसे अभी पॉइंट क्या है कि ओजोन जो लेयर आपकी ओजोन है जो यहाँ पर, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो कि एक सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करते हैं, ओके। और अगर क्लोरीन आपका है, पॉइंट क्या है कि जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के दे हेल्प इन ब्रेकिंग द क्लोरीन इनटू द क्लोरीन फ्री रेडिकल, और क्लोरीन फ्री रेडिकल जहां पर भी आपका मिलेगा ओजोन को, द ओजोन विल ब्रेक डाउन इनटू ClO एंड ऑक्सीजन, ओके। सो पॉइंट यहाँ पर यही है कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स provide a stable substrate, a stable basically substrate for the formation of chlorine free radicals, which reacts with the ozone forming the chlorine oxide and the oxygen. So this reactive chlorine especially are highly, जो मैंने अभी आपको बताया, highly effective in breaking the ozone molecule when exposed to sunlight in spring, leading to the significant ozone depletion. यही पॉइंट है जो आपको मैंने बताया यहाँ पर, यही यहाँ पर आपका राइट अप में लिखा हुआ है, ओके। रिसेंट ऑब्जर्वेशंस क्या है? द अकरेंस ऑफ PSE
हैज बीन लिंक टू द कोल्ड स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर। ये बात भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि जहां पर बन रहे होंगे वहां पर एक्सट्रीमली लो स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर मिलेगा आपको, जो कि हाई एल्टीट्यूड और हाई लैटिट्यूड्स के अंदर ही पॉसिबल है। ओके, ये हमने बेसिक पॉइंट्स किया अर्थ के एटमोसफियर के बारे में। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, क्योंकि देखो अर्थ का हीट बजट इंपॉर्टेंट बनता है, उसका बिल्टअप करना बहुत जरूरी होता है। उससे पहले जो मेन सोर्स है ऑफ एनर्जी टू द अर्थ वो है सन। सन हमारे पास, हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको बेसिकली ऑल्टर करने के में हमारी बेसिकली पॉइंट है यहाँ पर। तो सन स्टैंड्स इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द प्लेनेट। वेरिंग अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी इज रिसीव्ड बाय डिफरेंट रीजन्स। अब कोई एक रीजन पे यूनिफॉर्म एनर्जी, फॉर एग्जांपल इक्वेटोरियल और सब ट्रॉपिकल जो रीजन है वहां पर आपकी सोलर रेडिएशंस डायरेक्टली फॉल करती हैं, स्ट्रेट फॉल करती हैं। ओके, दे हैव टू ट्रेवल लेस डिस्टेंस इन द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से क्या है, आपका जो टेम्परेचर है दैट इज हाई, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज हाई इन द ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन। अभी पॉइंट क्या है कि जो ये एनर्जी है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है अर्थ के सरफेस पे। तो इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला एंगल ऑफ सनरेज। देखो हायर लैटिट्यूड्स हैं जो 60-70 डिग्री से परे, वहां पे जो सनरेज होती हैं वो स्लांटिंग सनरेज होती हैं। दे कोज लेस हीटिंग एंड ट्रॉपिक्स रिमेन हॉट वाइल द पोलर रीजन स्टेज कोल्ड। जैसा भी आपको बताया यहाँ पे कि हायर लैटिट्यूड रीजन्स के अंदर सनरेज आर स्लैंटिंग एज कंपेयर टू देयर इन ट्रॉपिक्स, दैट्स व्हाई ट्रॉपिक्स रिसीव मोर सनलाइट एज कंपेयर टू दी हायर लैटिट्यूड आर्कटिक रीजन्स। उसके बाद एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी मैटर करती है। देखो डस्ट, स्मोक, क्लाउड एटसेट्रा दे ऑल्सो अफेक्ट द अर्थ सरफेस टेम्परेचर। उसके बाद लैंड सी डिफरेंशियल टेम्परेचर, किसी भी प्लेस के टेम्परेचर को फैक्ट करने के लिए वहाँ के एटमॉस्फेयर के अंदर कितने ट्रांसपेरेंसी है। फॉर एग्जांपल ज़्यादा डस्ट पार्टिकल है तो वो सनलाइट को कैप्चर कर लेंगे, अर्थ से बाहर जो भी सनलाइट है उसको निकलने नहीं देंगे। ओके, आउट रेडिएशंस को बाहर निकलने नहीं देंगे, तो सन ग्रीन हाउस इफेक्ट बन जाएगा वहाँ पे। देखो जो भी लैंड, हमें पता है कि भाई जो लैंड होती है वो फास्ट कूल करती है और फास्ट ही हीट करती है एज कंपेयर टू द वाटर। तो जो भी एरियाज कॉन्टिनेंटल होंगे वहां पर ज़्यादा आपका टेम्परेचर के अंदर डिफरेंशियल देखने को मिलेगा, फॉर एग्जांपल समर्स और विंटर्स के अंदर भी। उसके बाद प्रीवेलिंग विंड्स, हमें पता है कि भाई विंड्स मोस्टली एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। सो विंड ट्रांसफर्स हीट फ्रॉम वार्मर रीजन्स टू द कोलर रीजन इन्फ्लुएंसिंग द रीजनल क्लाइमेट। देन हैपेंस द ओशन करंट्स। अगेन फैक्टर्स बता रहे हैं, सनरेज का, ट्रांसपेरेंसी, फॉर एग्जांपल लैंड सी डिफरेंसी, प्रीवेलिंग विंड्स, ओशन करंट्स। कोस्टल एरियाज के अंदर आपको पता टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि वहां पर सन का, सॉरी, सी का इफेक्ट होता है, सी वेव्स का मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है वहाँ के टेम्परेचर पर। ओके, अभी कोल्ड वेव्स और सॉरी जो कोल्ड करंट्स हैं, वार्म ओशन करंट्स है, उसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे किसी प्लेस के टेम्परेचर को वो मॉडरेट करते हैं। उसके बाद देन कम्स विद द एल्टीट्यूड। ओके, कि टेम्परेचर जो होता है दैट डिक्रीजेज विद द हाइट ड्यू टू लोअर एयर प्रेशर एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। देन कम्स द अर्थ सन डिस्टेंस। ओके, देखो अर्थ को आपको पता है कि अर्थ का जो ऑर्बिट है अराउंड द सन दैट इज इलिप्टिकल ऑर्बिट। ओके, सो ड्यू टू दिस elliptical orbit the radiations vary due to the amount of radiation, sun radiations which are being absorbed by the earth, they vary throughout the year। अभी इलिप्स के यदि फार डिस्टेंस पे अर्थ है तो वहां पर लेस एनर्जी रिसीव करेगी एज कंपेयर टू दी the nearest locations। for example this is the path of the earth, this is the sun, okay, and this is the elliptical orbit। तो यहाँ पर आपकी comparatively less energy absorb करेगी अर्थ as compared to these places। okay, so these are called the equinox। उसके बाद ये हमने पॉइंट पढ़े कि अर्थ के टेम्परेचर को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। ओके, एल्बिडो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एल्बिडो क्या होता है, बेसिकली कितनी अमाउंट ऑफ सनलाइट या रेडिएशन सरफेस रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट बैक वाली अमाउंटेड जो सनलाइट होती है दैट इज कॉल्ड द एल्बिडो। अगर आपका सरफेस लाइटर सरफेस है सच एज स्नो है, वहां पे आइस है, तो वहां पे एल्बिडो हाई होती है। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे डार्क सरफेस है वहाँ पे एल्बिडो बहुत कम, जीरो के। फॉर एग्जाम्पल बसाल्टर रोड है आपका, तो वो मैक्सिमम सनलाइट आपकी एब्जॉर्ब कर लेता है रोड, क्योंकि उसकी एल्बिडो बहुत कम होती है। लेकिन जहाँ पर आपकी आइस है वहाँ पर आपकी मैक्सिमम एनर्जी आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो आपका आइस जो होगा वह एनर्जी को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। अब इसी यहाँ पर आपके पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक का आपका एग्जांपल याद, एक कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल यदि आइस यहाँ से मेल्ट करनी स्टार्ट हो जाए आर्कटिक रीजन से, तो होगा क्या, देखो जब ज्यादा आइस है फॉर एग्जांपल वहां पर, तो इन दैट कंडीशन हो क्या रहा है कि आइस सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रही है, तो एब्जॉर्ब नहीं कर रही, तो मेल्टिंग नहीं होगी। लेकिन अगर ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से
अगर जो ये आइस है ये मेल्ट कर रही है, ये आइस मेल्ट होने की वजह से एल्बिडो क्या होगा कि ग्रेजुअली डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। एल्बिडो डिक्रीज करने का मतलब क्या होगा कि सनलाइट, ये रीजन सनलाइट ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, जितनी ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा उतनी ज्यादा मेल्टिंग होगी, जितनी ज्यादा मेल्टिंग होगी उतनी ज्यादा फर्दर एल्बिडो गिरेगी, जितनी फर्दर एल्बिडो कम होगी उतनी ज्यादा फर्दर लाइट सनलाइट को ही एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फर्दर आइस मेल्ट होती रहेगी and we would not be having any arctic after some time. So this is the albedo things, okay, and how positive loops work in this thing. हम albedo देखा, albedo modification क्या होता है देखो। Surface albedo modification is a climate intervention strategy that specifically focuses on solar radiation management और the solar engineering की। अभी देखो यहाँ पर क्या होगा, हम सन से आने वाली रेडिएशंस को जो अर्थ के अंदर एंटर करती हैं हम उन्हीं को मॉडिफाई करेंगे। ओके, हम अर्थ के अंदर एंटर करने वाली रेडिएशंस को मॉडिफाई करेंगे। सो इट वर्क्स टू ऑल्टर द अर्थ सरफेस प्रॉपर्टीज टू इंक्रीज द रिफ्लेक्टिविटी। अभी कैसे भी करो, फॉर एग्जांपल अपर एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर आपने मोलिक्यूल्स स्प्रेड कर दिया किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू। नाउ these molecules, for example any salt molecule, for example salt particle for example, so they will reflect back the solar radiation, so amount of solar radiation entering into the earth atmosphere would reduce. So this happens, this is also one kind of solar the albedo modification, okay। अनदर फॉर एग्जांपल आपने लार्ज मिरर्स, ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, लार्ज मिरर्स आपने स्पेस के अंदर सस्पेंड कर दिए, अगेन लेट अस से कि दीज मिरर्स आर रिफ्लेक्टिंग बैक द सनलाइट इन द अपर इन रिफ्लेक्टिंग बैक इन दिस एटमॉस्फेयर, ओके, in the open space. So again less amount of sunlight is entering, this is again another this thing of the albedo modification. So this can be achieved through various means such as painting the roof, पेमेंट इन द, ओके, जो भी तक मैंने बताया आपको हाइपोथेटिकल थे। फॉर एग्जांपल ओके, जैसे मान लीजिए आप किसी भी एरिया के एल्बिडो कम करने, तो आपने रूफ को इस तरीके से पेंट कर दिया, व्हाइट कलर पेंट कर दिया, तो मैक्सिमम सनलाइट आपकी रिफ्लेक्ट होगी, आपकी एब्जॉर्ब नहीं हुई। सो दिस इज कॉल्ड द एल्बिडो मॉडिफिकेशन। इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एल्बिडो मॉडिफिकेशन, ये आपका एग्जाम में आ सकता है कि इंपॉर्टेंस क्या एल्बिडो मॉडिफिकेशन का टू द क्लाइमेट। सी अर्थ की जो एवरेज एल्बिडो वो 0.3 है, मीनिंग नियरली 30% ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस, ओके। इंक्रीजिंग दिस रिफ्लेक्टिविटी कैन हेल्प रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग एंड लोअर द सरफेस टेम्परेचर। मेन तो हमारा पॉइंट यही है कि भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से अर्थ का जो सरफेस टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। हमें क्या चाहिए कि हम मैक्सिमम सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक कर दें अपर एटमॉस्फेयर और स्पेस के अंदर, ताकि हमारी जो वार्मिंग है वो डिक्रीज हो जाए। सो दैट्स द होल पॉइंट। सो इन आर्कटिक मेल्टिंग आइस एक्सपोजेस द डार्कर ओशन क्रिएटिंग द एल्बिडो फीडबैक। जो भी मैंने आपको बताया कि अगर जितनी ज्यादा मेल्ट करेगी डार्क सरफेसेस आपके एक्सपोज होंगे, आपका एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाएगा जो कि फर्दर वार्मिंग को एक्सेलरेट करेगा। सो इस पर्टिकुलर फिनोमेना से हम बचने के लिए हम एल्बिडो मॉडिफिकेशन टेक्निक, जिसमें कि हम सरफेस के एल्बिडो को मॉडिफाई करते हैं किसी भी तरीके से, जो हाइपोथेटिकल, जिसमें मैंने आपको हैंगिंग मिरर बता दिया सरफेस के अंदर जो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, वन मॉडिफिकेशन टेक्निक, या फिर सरफेस के अंदर लेटर से सॉल्ट पार्टिकल को स्प्रेड कर दिया, ओके। सो इन दैट हैपेंस कि पार्टिकल से रिफ्लेक्ट बैक कर देंगी सोलर रेडिएशन, दिस थिंग हैपेंस, ओके, फॉर सोलर इंपॉर्टेंस ऑफ द एल्बिडो मॉडिफिकेशन, द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। लिमिटेशन क्या है देखो, एल्बिडो मॉडिफिकेशन कोई एक स्टैंडअलोन सॉल्यूशन नहीं है, और बाकी जो हमारे मिटिगेशन और अडेप्टेशन के जो सॉल्यूशंस हैं हमें वो साथ में चाहे वो ग्रीनरी, चाहे इंक्रीजिंग द प्लांटेशन हो, चाहे इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर हो, ओके, डिक्रीजिंग द यूज ऑफ द फॉसिल फ्यूल हो। सो ये सारे हमें एफर्ट्स आपके साइमल्टेनियसली कंडक्ट करने पड़ेंगे, नॉट जस्ट आर्टिफिशियल और स्ट्रक्चरल मेजर्स के साथ। सो एल्बिडो मॉडिफिकेशन कम्स विद दैट। सो दिस इज द एल्बिडो मॉडिफिकेशन एंड इंपॉर्टेंस एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस दैट कम अटैच्ड विद द एल्बिडो मॉडिफिकेशन, ओके। सो अभी तक जितने भी हमने ये डिस्कशंस किया, ये सारा टेम्परेचर पर डिस्कशन बॉइल डाउन करता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जिसमें से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है, वो है अर्थ बजट, सॉरी हीट बजट ऑफ द अर्थ। हीट बजट इज द परफेक्ट बैलेंस बिटवीन इनकमिंग हीट एंड द आउटगोइंग हीट, कि अर्थ ने कितना इंसोलेशन एब्जॉर्ब किया है और कितना टेरेस्ट्रियल रेडिएशन अर्थ से एस्केप कर रहा है, उसके बीच का जो बैलेंस होता है, दैट इज कॉल्ड द हीट बजट ऑफ द अर्थ। देखो, जो अर्थ के अंदर जो रेडिएशन एंटर करती हैं वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है, और जो अर्थ से एग्जिट करती हैं वो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशन होती हैं। अभी जो अर्थ के अंदर यहाँ से आप टोटल जो रेडिएशन है दैट इज 100%, 100% रेडिएशन। उस रेडिएशन में से सम परसेंटेज इज रिफ्लेक्टेड बाय द क्लाउड्स, अप्रोक्सीमेटली 2% इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय द अर्थ सरफेस। कुछ जो रेडिएशन होती है, करीब 6% रेडिएशन आउट स्पेस जो है अर्थ का बेसिकली आउटर लिड है, वही वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो हम आपको बताए क्या रहे हैं कि क्लाउड्स, अर्थ, स्पेस, ये सभी अर्थ की जो रेडिएशन है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। तो जो अर्थ में जो रेडिएशन डायरेक्ट एब्जॉर्ब करती हैं बेसिकली, दैट इज एब्जॉर्ब बाय देयर, दैट इज क्लोज टू द
दी 34%, ओके। जो स्कैटर्ड रेडिएशंस होती हैं, दीज आर क्लोज टू 17%, ओके, 17%। और जो एटमोसफियर एब्जॉर्ब कर लेता, जो हमारे तक आती नहीं, जो एटमोस्फेरिक गैसेज एब्जॉर्ब कर लेती हैं, दैट इज क्लोज टू दी 14%। सो दिस इज दी कि हमारी जो 100% सोलर रेडिएशन है जो आ रही है, उसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब जो अर्थ ने के पास क्योंकि देखो बाकी रेडिएशन तो अर्थ से बाहर निकल गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, जो अर्थ के पास एब्जॉर्ब रेडिएशन है, चाहे वो एटमॉस्फेयर के अंदर है चाहे अर्थ के सरफेस के अंदर है, जो वो बाहर वापस निकलेगी उसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती हैं वो, ओके। उस रेडिएशन के अंदर से अगर आप देखेंगे तो रेडिएशंस फ्रॉम द अर्थ यू सी रेडिएटेड बैक टू द अर्थ, दैट इज द 17%। उसके बाद जो बाहर रिफ्लेक्ट बैक हो रही है अगेन एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर, या फिर जो हीट है वो कंडेंसेशन में यूज हो जा रही है, दैट इज 9 + 19%। और रेडिएटेड टू द स्पेस बाय एटमॉस्फेयर कितना रेडिएट कर रहा है, दैट इज 40%। सो इस सभी को ऐड करोगे क्लोज टू आपका 100% आ जाएगा आपका, कि जो अर्थ के अंदर एब्जॉर्ब हुई थी, जो अर्थ के अंदर आई थी रेडिएशन, और जो टोटल अर्थ से बाहर जाएगी, दैट आर इक्वल, ओके। So this is the heat budget of the earth. So if the incoming heat and the outgoing heat are not balanced, then earth would be getting टू वार्मर और टू कोल्डर, ओके। तो इसीलिए हमने बताया कि जो आपकी 100% रेडिएशन थी, ओके, यू कैन बैलेंस दैट आउट विद द लॉन्ग वेव रेडिएशन, ओके। यहाँ पर आपकी जितनी एब्जॉर्ब हुई थी उतनी ही आपका अर्थ सरफेस आपकी रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, ओके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अर्थ का सरफेस या टू वार्म या टू कोल्ड की डायरेक्शन के अंदर चला जाएगा। व्हेन 100% ऑफ इंसोलेशन रीचेज द टॉप ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो अभी बता देते हैं आपको, जिसमें 100% रेडिएशन में से, सोलर रेडिएशन में से लगभग 35% स्पेस को रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, लगभग 35%, जो आप यहाँ पे देखेंगे 27 + 2 + 6, 35% इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस। इसको बोलते हैं अर्थ का एल्बिडो, कि जो अर्थ के अंदर ही नहीं आती। उसके बाद जो बाकी बची हुई 65% है, उसमें से 14% तो एटमोसफियर ऑब्जॉर्व कर लेता है, एटमोसफियर गैसेस, और 51% आपकी अर्थ के सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, दे आर एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस। अब ये 50% जो अर्थ के सरफेस पे एब्जॉर्ब हुई है, ये रिफ्लेक्ट बैक, ये वापस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की फॉर्म में रेडिएट होंगी। अब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की फॉर्म में कैसे रेडिएट होती हैं, इसमें से 17% गोज डायरेक्टली टू द स्पेस, सीधा स्पेस में एग्जिट कर जाएगा 17%। बचा 34%, 34%, उसको एटमोसफियर की गैसेस फॉर एग्जांपल वो किसी भी फॉर्म में आपके एब्जॉर्ब कर लेंगी। कितना, 34% को, ये आपका देख लो यहाँ पर है, ओके। So this is the how the earth incoming radiation and outgoing radiations are balanced. So atmosphere in turns radiate 48% to the space, ensuring total outgoing radiation balances the received radiations from the sun. Total outgoing radiations are being balanced by the total incoming radiations. तो आप ये अर्थ बजट का जो मैंने मैथमेटिकल बताया आपको, एक बार इसको आप फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ओके। सो मूविंग ऑन टू द हीट बैलेंस। अभी हीट बजट हमने डिस्कस कर लिया। देखो अर्थ का जो हीट बैलेंस है, दैट इज गवर्न बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर रेडिएशंस विच वेरीज अक्रॉस द प्लेनेट सरफेस। अभी हम ये बता चुके हैं आपको कि जो सोलर रेडिएशंस होती है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है अक्रॉस द अर्थ सरफेस। कुछ रीजन्स के अंदर सरप्लस हीट है, कुछ रीजन्स के अंदर डेफिसिट है हीट का। जो एरियाज 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच के अंदर फॉल करते हैं, वहाँ पर सोलर रेडिएशंस एक्सेस में होते हैं, सरप्लस होता है बेसिकली। सो वहाँ से रेडिएशंस लूज करेगा अर्थ का सरफेस, दिस आर द रेडिएशन सरप्लस रीजन्स, ओके। वेयर एज द रीजन जो पोल्स के नजदीक हैं, देयर वुड बी द रेडिएशन डेफिसिट, ओके। क्यों, वहां पर ओब्लिक सनरेज आपकी एंटर करेंगी अर्थ के एटमोसफियर के अंदर। सो दिस इज द हीट बैलेंस, ओके। उसके बाद जो हम बता चुके हैं आपको, हीट सरप्लस ट्रॉपिक्स के जो रीजन्स होते हैं वो हीट सरप्लस रीजन होते हैं, वहाँ रेडिएशन सरप्लस होता है। उसके बाद जैसे यू मूव ऑन टू द टुवर्ड्स द पोलर एरियाज, तो सरप्लस हीट डेफिसिट होगा टुवर्ड्स द हायर लैटिट्यूड एरियाज के अंदर। सो टू अंडरस्टैंड द एनर्जी बैलेंस, इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द नेट रेडिएशन विच इज डिफरेंस बिटवीन द इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सो नेट रेडिएशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, नेट रेडिएशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सो the net radiation can be positive or negative. First point is the positive net radiation occurs when the regions receive more energy than it loses. It results in the energy surplus. It results in the energy surplus. This happens typically near the equator, जहाँ पर जो energy receive कर रही है वो ज़्यादा है than as compared to the energy being lost. Second point is the negative net radiations happens where the regions loses more energy than it receives, creating the energy deficit. This is common in the polar region where sunlight is oblique. Okay, so surplus regions and the deficit regions, you have seen the two regions, okay. Now how, now impact on the earth,
इम्पैक्ट ऑन द अर्थ हीट बैलेंस नेचुरल एंड द एंथ्रोपोजेनिक, कि कैसे जो हीट बैलेंस है उसको नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर से अफेक्ट करती है। देखो अभी हमने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस होना, प्लेट एरोसोल्स होना, अब आपको बहुत आराम समझ में आएगा कि जितने ज़्यादा आपके एरोसोल्स होंगे उतना ज़्यादा अर्थ के अंदर एब्जॉर्प्शन होगा, जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ेगा, ग्रीन हाउस गैसेज एरोसोल्स। फॉर एग्जाम्पल वोल्केनिक एरप्शन जहाँ पर भी होगा वहाँ पर आपके एरोसोल्स की अमाउंट और कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, अगेन वहाँ पर रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा सन से। सोलर वेरिएबिलिटी ऑल्टर्स द basically albedo of the earth, plate tectonics alters plate tectonics alters this is not correct यहाँ पर। okay, similarly the urbanization also alters the how the radiations are being absorbed in the earth. So these are the factors which affects the heat balance of the earth, heat balance of the earth। okay, सो देखो अभी तक जो हमने टॉपिक्स किए हैं आपके वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर, और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किया हीट बैलेंस एंड द हीट बजट ऑफ द अर्थ। नाउ वी विल डिस्कस की हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। ओके, एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर हम नेक्स्ट वीडियो से हम आपका रिज्यूम करेंगे। ओके, सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड बेसिक स्टार्टेड द क्लाइमेटोलॉजी, जो हमारा क्लाइमेटोलॉजी का डिस्कशन है कि इसके अंदर अर्थ की लेयर्स क्या क्या हैं, उसके अंदर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर क्या है, उसको फैक्टर्स कौन से फैक्टर अर्थ के टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था हीट बजट, और हीट बजट को कौन से फैक्टर्स बेसिकली चाहे एरोसोल हो, वोल्केनो हो, या फिर आप कार्बनाइजेशन हो, ग्रीन हाउस गैसेज हो, वो कैसे अफेक्ट करते हैं आपके हीट बजट को। सो ये इस पर्टिकुलर वीडियो का आपका कॉन्टेक्स्ट सेटिंग हो गया हमारा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करना चालू करेंगे आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर से। तो कंप्लीट आपका ओशनोग्राफ सॉरी क्लाइमेटोलॉजी आपका कंप्लीट हो जाएगा इन वीडियोस के थ्रू। तो आपको क्लाइमेटोलॉजी के लिए मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। यहाँ से अलावा आपको क्लाइमेटोलॉजी के लिए पर्टिकुलरली आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो थैंक यू सो मच।